हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो फिजिक्स की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। या आप ये कहें कि इस टॉपिक को समझे बिना फिजिक्स में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता है, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। स्टूडेंट, फिजिक्स में बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको समझने के लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, उनमें ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार के चेंज को मेजरमेंट करने के लिए हमें कैलकुलस की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम कैलकुलस की डेफिनेशन को देखते हैं। कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड द चेंज बिटवीन द क्वांटिटीज एंड वैल्यू। और ये जो चेंज होता है ये बहुत ही स्मॉल स्केल पर मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि किसी भी क्वांटिटी के बहुत ही स्मॉल स्मॉल जो पीसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट होता है। तो वी कैन से दैट इट इज अ mathematics of very small quantity. It is a mathematics of very small quantities. इस स्टेटमेंट को फिजिक्स के नजरिए से समझते हैं। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जर्वर है। ये यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखता है। जब ये देखना स्टार्ट करता है तो उस समय ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे है और कुछ समय के बाद में मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाता है और वो जो टाइम इसने लिया दैट इज अ टी इक्वल टू 4 सेकेंड। यहां पे स्टार्ट किया इसने 0 से और ये 4 सेकेंड के बाद में यहां पर आ जाता है और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लीजिए डिस्टेंस 12 मीटर। तो अगर ये ऑब्जर्वर यहां से इसकी वेलोसिटी को मेजर करना चाहे तो वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए टोटल जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर एंड जो टाइम है वो 4 सेकेंड। तो यहां पे आपने देखा कि सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करके आप इस प्रकार के सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को थोड़ा सा इसमें बदलाव किया जाए, इसमें चेंज किया जाए, हम मान लीजिए जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जेक्ट को 5 सेकेंड में देखता है और ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए 15 मीटर की हो गई। अब ये ऑब्जर्वर कहता है कि किसी एक पॉइंट पर, किसी इस जगह पर व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस सेकेंड पे। यानी कि अगर ये कहे 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी इस ऑब्जेक्ट की। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स सफिशिएंट नहीं है। यहां पर कैलकुलेशन की, यहां पर इस प्रकार के कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें कैलकुलस की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैलकुलस को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम दो टर्म्स को समझते हैं, दैट इज द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसा इनका नेम है इसी तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल आर सच टाइप्स ऑफ नंबर एंड वैल्यूज दैट आर चेंजेबल इन नेचर। कांस्टेंट सच टाइप्स ऑफ वैल्यूज एंड नंबर्स दैट आर फिक्स इन नेचर, जिनको बदला ना जा सके। लेकिन सबसे पहले हम कांस्टेंट की बात करते हैं। ये भी एक सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसी नंबर्स एंड वैल्यूज होती हैं जिनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदला भी जा सकता है और जिसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिक्स भी रखा जा सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो चेंज ही नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिनको बदला जा सके। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि कोई एक बाइक है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करें कि जो बाइक अगर मूव हो रही है तो उसकी पोजीशन में भी चेंज आ रहा है, उसके टाइम में भी चेंज आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, लेकिन जो बाइक का जो मास है वो कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि मास इज द कांस्टेंट बट द पोजीशन, टाइम एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो वेलोसिटी है, वो एक प्रकार का वेरिएबल है। वेरिएबल क्वांटिटी के अंदर उसको कंसीडर किया जाएगा।
एक और सिनेरियो हम यहां पर बना सकते हैं कि मान लीजिए एक पानी का टैंकर है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जब वो चल रहा है तो उससे 500 ml पर सेकेंड पानी निकल रहा है और वो आगे मूव हो रहा है। तो 10 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो यहां पर जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, 10 मीटर पर टाइम भी कांस्टेंट है, लेकिन जो बॉडी का जो मास है वो टाइम टू टाइम रिड्यूस होता चला जा रहा है, क्योंकि 500 ml यहाँ पे पानी हर सेकेंड यहां से रिड्यूस होता चला है, उससे स्प्रेड होता चला है, टंकी से लीक हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि मास यहां पर एक वेरिएबल क्वांटिटी है, जबकि जो टाइम है, जो स्पीड है, वो कांस्टेंट है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट की तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, जिसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि नंबर 5, 5000 साल पहले भी लोग 5 को इसी तरीके से काउंट करते थे, 1 2 3 4 5। आज भी इसी तरीके से काउंट कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय भी ये 5 ही रहेगा। वैल्यू ऑफ पाई, पहले भी जो पाई की जो वैल्यू थी 3.14 ही कंसीडर की जाती थी, और दुनिया के सभी कोने में जितने भी लोग मैथमेटिक्स में पाई का यूज करते हैं वो सभी इन्हीं वैल्यू का यूज करते हैं, 0 0 ही रहता है। तो ये परमानेंट कांस्टेंट है जिनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बदला जा सकता है। और इससे पहले जो 2 कहानी मैंने सुनाई थी वहां पर ये क्लियर हो जाता है कि कांस्टेंट को भी हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज ए वेरिएबल, एज ए कांस्टेंट हम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म्स को हम समझते हैं, यहां पे क्लियर हो गया। एक तो ये परमानेंट वे में, और दूसरा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे कि मास आपका वेरिएबल हो सकता है, उसी टेंस में टाइम, वेलोसिटी ये कांस्टेंट मानी जा सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परमानेंट अगर हम बोले जाए पाई, 0, नंबर, ये सभी एक कांस्टेंट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल की। देखिए किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स होती है जिनके अंदर इसको स्टोर कराया जा सकता है। जनरली हम एक्स, वाई, जेड, एबीसीडी का यूज करते हैं। तो अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है y = 5, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि 5 इज अ कांस्टेंट, y इज अ वेरिएबल जिसने इसको होल्ड कर रखा है, स्टोर कर रखा है। यहां पे अगर y लेना ना चाहे तो आप x भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द योर क्वेश्चंस एंड योर थिंकिंग। इसका मतलब क्या, वेरिएबल चेंजेबल इन नेचर होते हैं। लेकिन अगर कैलकुलस की लैंग्वेज में इसको समझा जाए, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको समझा जाए, तो मान लीजिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा y = x², y = x²। तो यहां पे वेरिएबल में भी 2 टर्म्स हमको यहां पे समझने की जरूरत पड़ती है, पहला डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। तो अगर इसको देखा जाए तो ये जो x² है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो y की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो डिपेंड कर रही है इस स्टेटमेंट पर, इस रिलेशन पर, इस डेफिनेशन पे, y = x²। इसको देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये x है, ये y है। अगर हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं या x की वैल्यू को 0 रखते हैं, x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। सिमिलरली अगर x की वैल्यू को यहां पे किया जाता है 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1। अगर x की वैल्यू को यहां पे करते हैं 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो x की जो वैल्यूज है, जो x की जो वैल्यूज है वो इंडिपेंडेंट है, हम कोई भी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जो y का जो आंसर आ रहा है वो x पर डिपेंडेंट है। क्लियर? इसलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। यानी कि इस साइड पर जो अवेलेबल वैल्यू होगी, जो LHS होगा और जो RHS होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि इस पर डिपेंडेंट है। सिमिलरली
x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आ रही है। तो दिस इज द इंडिपेंडेंट, दिस इज द डिपेंडेंट। कैलकुलस में इसको और भी अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, y इज डिपेंडेंट ऑन x, या हम कह सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये एक प्रकार का एक इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y x पर डिपेंडेंट है। लेकिन ये कोई एक डिटेल नहीं है। डिटेल की अगर बात की जाए कि भाई x क्या है, तो आपको तो स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। तो दिस इज द डिटेल, दिस इज द इंफॉर्मेशन, और इन दोनों के बीच में एक संबंध है। उस रिलेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग द दिस स्टेटमेंट, y इज इक्वल टू एफ है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द y एंड x। और ये क्या, किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो ये हमको इस स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द स्टेटमेंट। यानी कि ये जो डेफिनेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो एक रिलेशन शो कर रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं कि कैलकुलस में ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो इसको समझने के लिए हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x एंड y के बीच में, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो स्टूडेंट देखें कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 0 यहां पे होगी। दिस इज द 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, एक पॉइंट यहां पर आएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ये आएगी, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से एक स्लोप में मिलेगा, कुछ इस तरीके से। दिस इज x एक्सिस, ये x1, ये x2, ये x3, और ये y1, ये y2 एंड ये y4 एक्सेट्रा। क्लियर? तो यहां पर अगर हम ये चेक करना चाहें कि व्हाट इज द चेंज, यहां पर क्या चेंज हुआ इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में, तो इस चेंज को मेजर करने के लिए, द रेट ऑफ चेंज को मेजर करने के लिए आप बोलेंगे y2 y4 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। इसका मतलब क्या हुआ कि x में जो चेंजेस हुए उसका रिफ्लेक्शन y के ऊपर पड़ रहा है, y4 माइनस y2। यानी कि x के चेंज होने पर जो y में जो चेंजेस हुआ है, उस रेट ऑफ चेंज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x और y में होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। द चेंजेस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जो y के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनको x के रिस्पेक्ट में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं दैट इज द डेल्टा। तो डेल्टा y क्या कह रहा है, डेल्टा y बता रहा है कि y में चेंजेस हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द x। तो यहां पर जो चेंजेस है उस चेंजेस को इस तरीके से स्लोप के अंतर्गत मेजर किया जा सकता है। यहां पर इसको मेजर किया जा सकता है, यानी कि x3 माइनस x2 में जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन अगर मान लीजिए कहा जाए कि y2 है, ये y4 है, तो y4 माइनस y2 में। लेकिन अगर यही चेंज बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हो, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में किए जाए, यानी कि बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू में अगर चेंजेस किया जाए इसके इस तरीके से, तो इस प्रकार के चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं dx dy अपॉन dx के फॉर्म में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा y एंड डेल्टा x। डेल्टा y डेल्टा x रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली dy अपॉन dx रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज, भी यहां भी रिप्रेजेंट कर रहा है बट फॉर अ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो जहां भी dy अपॉन dx होगा ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होने वाले चेंज को
मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा, और यहां पर ये रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि dy अपॉन dx एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा y एंड डेल्टा x एक डेफिनेट क्वांटिटी के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि dy अपॉन dx स्मॉल टाइप्स ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है। स्मॉल टाइप के चेंज को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया, जिसके लिए कैलकुलस का यूज करते हैं। अब हम कैलकुलस के कुछ फॉर्मूले पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज करने हैं इन रेफरेंस ऑफ फिजिक्स के नजरियों को ध्यान में रखते हुए। अब हम बात करते हैं कैलकुलस के कुछ रूल्स को समझने के लिए। हमने लिखा y इक्वल टू एक्स, तो x के चेंज होने पे y पे कितना चेंज आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी में अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, x के चेंज होने पे y पे कितना चेंज होगा, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि dy अपॉन dx विल बी अ जीरो। आप याद रखिए, अगर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का वो जीरो आएगा, क्योंकि x के चेंज होने पे y में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा जीरो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें y इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि x के चेंज होने पे जितना चेंज x में होगा सेम चेंज y में होगा। तो dy dx, अगर इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन dy और dx, तो d अपॉन dx x करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x में जो भी चेंजेस होंगे वही ऑटोमेटिक y में होंगे, कोई भी तो आपका कोई भी अपडेशन नहीं होने वाला है। तो dy और dx अगर हम करेंगे तो x d अपॉन dx का तो ये वैल्यू आएगी 1। हम देखते हैं y इक्वल टू एक्स, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx x करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि x के चेंज होने पे जो भी x के अंदर चेंजेस होंगे वही उतना ही चेंज y के अंदर होगा, कोई भी नया चेंज नहीं आने वाला है। इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा दैट इज द 1। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n दे रखा है, y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। इसको समझ लें, n आगे आएगा और उसकी पावर में जितनी वैल्यू थी उससे कम हो जाएगी, n x की पावर n माइनस 1। इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू एवेल्युएट कर लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3, यानी कि n आगे, आफ्टर दैट 3x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज द 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। कुछ और क्वांटिटी देख लें। मान लीजिए आपसे कहा जाए y इक्वल टू x5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx x की पावर 5 प्लस d अपॉन dx 3x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 5। तो d अपॉन dx x5 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 5x की पावर 4 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला nx की पावर n माइनस 1। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे 3, और x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा मैं भी लिख देता हूं स्टेटमेंट, d अपॉन dx, इसको नेक्स्ट स्टेप्स में करता हूं, प्लस 3 इंटू 2x प्लस 0। तो फाइनल आंसर जो होगा 6x प्लस 0, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से x की पावर n का यूज करके आप स्मॉल टाइप के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस देखते हैं जिसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर आपसे कहा जाए
डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। सिमिलरली डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स sec x tan x, d upon dx cosec x minus cosec x and cot x. These are the formulas. अगर इनमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जो भी फंक्शन टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी कॉट एंड कॉस, वो सभी नेगेटिव वैल्यूज को होल्ड कर रहे हैं। और यहां भी थोड़ा सा आपको रिलेट करके आप समझने की कोशिश करें तो आप समझ में आ जाएगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है। सिमिलरली टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है, कॉट एक्स का, अब देखिए टेन का सेक स्क्वायर एक्स है, टेन के जस्ट बाद में कॉट आ रहा है तो सेक के जस्ट बाद में कॉसेक आता है। तो आप देखें इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं इस फॉर्मूले को। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है तो कॉट एक्स, टेन के जस्ट बाद कॉट आ रहा है तो सेक के जस्ट बाद कॉसेक आता है तो कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो सेक एक्स टेन एक्स है और सेक के जस्ट बाद कॉसेक आ रहा होता है तो उसके जस्ट बाद की वैल्यू आप लिखते हैं सेक एक्स के जस्ट बाद कॉसेक एक्स एंड टेन एक्स के जस्ट बाद जो आता है वो कॉट, टेन के जस्ट बाद आता है कॉट। तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो सभी नेगेटिव वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चीजों को धरिए, एक ट्रिक है, ऐसा कोई फंडामेंटल रूल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को, ताकि आपके माइंड में ही रहे, भूले नहीं आप। अब कुछ और चीजें, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस इनको ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ में डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स होगा तो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ और रूल्स पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। ये क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? डी अपॉन डी एक्स यूवी। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में एक साथ आ जाए तो उसको प्रोडक्ट रूल के हेल्प से एवेल्यूट किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसा डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, प्लस सेकेंड फंक्शन जैसे का तैसा एंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। लीजिए आपके पास में एक फंक्शन दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 2। तो यहां पे देखिए दो फंक्शन है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसा 3x स्क्वायर प्लस 7 एंड सेकेंड का डिफरेंशिएशन 6x प्लस 2।
फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन जैसे का तैसा 6x प्लस 2 एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 7। इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे 6x का x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, x का डिफरेंशिएशन बताया था 1, तो 6x का क्या हो जाएगा 6 इंटू यानी कि 6। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 6 प्लस यहां पर सेकेंड फंक्शन जैसे का तैसा है, यहां nx की पावर n माइनस 1 के रूल से 3x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो 2 आगे आएगा 3 इंटू 2 6 और 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, x की पावर वैल्यू 1 हो जाएगी 1, तो यहां पे आ जाएगा 6x एंड कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 18x स्क्वायर प्लस 42 36x स्क्वायर प्लस 12x, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटीज को और इसको, एट सिक्स 14 का 4 3 1 4 एंड 5 54x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 42 इज द राइट आंसर dy अपॉन dx। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। अब हम बात करते हैं क्वोशिएंट रूल की। क्वोशिएंट रूल को थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वोशिएंट रूल कहता है कि d अपॉन डी एक्स u अपॉन v को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको पता है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर जैसे का तैसा d अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर जैसे का तैसा d अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। तो मान लीजिए कि एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसके लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस। इसका हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो dy अपॉन dx, दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, ये आपको पता है। तो रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर जैसे का तैसा x माइनस 1 आप ऐसे ही लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का। तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस का साइन, न्यूमरेटर जैसे का तैसा, न्यूमरेटर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और d अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर है हमारा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 0 सिंपल 2x लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर x का जो डिफरेंशिएशन है कोई चेंज नहीं होगा, x के चेंज होने पे y पे केवल एक ही चेंज आएगा, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 1। और यहां पर 1 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 माइनस 1 मत कर देना, 1 का डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी द 0, तो 1 माइनस 0 होगा दैट इज द 1। आप चाहें तो यहां पर इसको छोड़ सकते हैं, 1 कर सकते हैं या लिख लीजिए जैसा भी मर्जी आपकी। इसके बाद में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह मल्टीप्लाई में था तो इतना ही रह जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर निकल जाएगा तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 1 एंड दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लें एक बार, तो आप देखेंगे तो दिस इज द आंसर। आप इसको इतना ही सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हैं, और सिंप्लीफाई आप करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन के रूल को समझना था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम स्टूडेंट समझते हैं चेन रूल, जो कि बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। अगर आपसे कहा जाए y इक्वल टू, एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू tan qx, दिस वन, इस प्रकार के स्टेटमेंट को, इस प्रकार के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें चेन रूल की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको कैसे करेंगे इस बात को थोड़ा ध्यान देना। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan x की पावर q, यूं भी लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, tan x की पावर q के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है x की पावर n का। फॉर्मूला है x की पावर n, जो बोलता है कि n x की पावर n माइनस 1। तो यहां पे भी क्या, इसको कैसे समझेंगे, और जिन वर्ड्स को मैं ध्यान बोल रहा हूं आप उस पर ध्यान दें, तो ये अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा। क्या यहां पर x है? नहीं है। अगर नहीं है तो अगेन डिफरेंशिएशन, जिस वैल्यू का है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले ये मान लेते हैं कि दिस इज द x, इसको x मानते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे, और चूंकि ये x नहीं है तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझने के लिए देखें एक बार, dy अपॉन dx इक्वल टू 3 tan x का स्क्वायर। अब ये देखिए, क्या ये x है? x नहीं है, तो अगेन d अपॉन dx tan x, इस tan x का दोबारा से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, अभी आपको बताया था 3 tan स्क्वायर x, ऐसे भी ले सकते हैं हम। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, तो यहां पे आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो दिस इज द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है अपने पास में, cos y इक्वल टू cos ax स्क्वायर प्लस b, ये स्टेटमेंट दे रखा है। अब इसको भी यहां पे ध्यान से देखें कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो cos x का है। cos x कहता है माइनस साइन x, तो क्या यहां पर x है? x नहीं है। x की जगह पे कौन सी वैल्यू है? ax स्क्वायर प्लस b। तो पहले x के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और चूंकि ये x नहीं है तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx cos ax स्क्वायर प्लस b, तो ये हमको देगा माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b। लेकिन अभी ये नहीं है ना, x नहीं है, तो दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d अपॉन dx ax स्क्वायर प्लस b, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b, d अपॉन dx का डिफरेंशिएशन यहां पे क्या हो जाएगा? 2ax, और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर, साइन ax स्क्वायर प्लस b माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b प्लस 2ax, 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहां पे क्यों किया ऐसा? क्योंकि आप देखें यहां पे d अपॉन ds cos x, x नहीं है यहां पर, ax स्क्वायर प्लस b है। अगर x नहीं है तो अगेन डिफरेंशिएशन, इस टर्म का हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। कुछ बॉक्स में ऐसा यूं मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, x की वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, देन अगेन d अपॉन ds x कर सकते हैं। आप यहां पे शॉर्ट में भी समझ सकते हैं कि cos x
यहां पर x मिसिंग है, x की जगह ये पूरा टर्म है, तो अगर x नहीं है, जिस फॉर्म में फॉर्मूला अवेलेबल है, अगर वो वैल्यू नहीं है तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो cos x होना चाहिए, x नहीं है, ax स्क्वायर प्लस b है, तो ax स्क्वायर b का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज द चेन रूल, ये चेन चलती चलती जाती है, इसी को चेन रूल बोला जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं। और इस बार जो क्वेश्चन हम फिट करेंगे, साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको करके देखते हैं। अब ये किस फॉर्म में अवेलेबल है? ये u अपॉन v के फॉर्म में अवेलेबल है। क्वेश्चन फॉर्मूला इस पे हम लगाएंगे। तो dy अपॉन dx डायरेक्ट करते हैं। न्यूमिनेटर जैसे ही, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जैसे का तैसा 1 प्लस कॉस एक्स, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, माइनस का साइन d अपॉन डी एक्स, या आप यूं लिख लें, न्यूमिनेटर जैसे का तैसा एंड d अपॉन डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर जैसे का तैसा, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर जैसे का तैसा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन किसका स्क्वायर होता है? न्यूमिनेटर का, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स सिंपल रहेगा, और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स जिसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स जैसे का तैसा, और d अपॉन डी एक्स 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये कुछ इस तरीके से, यहां ये वाला माइनस है, ये इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का होके आया हुआ है, और नीचे यहां पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और आप देख रहे हैं यहां पे एक आइडेंटिटी देखने को मिल रही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जिसकी वैल्यू होती है 1, और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स प्लस 1 को 1 प्लस कॉस एक्स लिखा जा सकता है, दोनों एडिटिव है, एडिटिव इन नेचर है। तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक बार ही कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट यहां पे मैंने कैलकुलस से रिलेटेड जितने भी रूल जो फिजिक्स में इंप्लीमेंट हो सकते हैं, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे, फिजिक्स के नजरिए से जरूरी थे, वो सारे रूल्स मैंने यहाँ पर आपको विद एग्जांपल्स कराए हुए हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।